तो आपके टॉपिक को शुरू करें। टॉपिक को शुरू करने के लिए मैंने सोचा है कि सबसे पहले नॉन ग्रामर का एक सेक्शन ले लेते हैं। देखिए, हम लोग के इंग्लिश के पेपर में ग्रामर नॉन ग्रामर एक पेपर का पैटर्न होता है, लेकिन एक्चुअली में ये कहना पूरी तरह से सही नहीं कि नॉन ग्रामर, क्योंकि ग्रामर के बिना तो नॉन ग्रामर बन ही नहीं सकता, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच है, भाषा है, और भाषा को तो ग्रामर चाहिए ना इसमें। तो बिना किसी लैंग्वेज के रूल के ग्रामर का फॉर्मेट नहीं बनता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि आपका एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन है जिसको हम कहते हैं क्लोज कॉम्प्रिहेंशन। इसको क्लोज कॉम्प्रिहेंशन को कुछ जगहों पर क्लोज टेस्ट के नाम से भी लिखा जाता है। क्या नाम से? तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन बन रहा है इसमें कि भाई क्लोज टेस्ट या क्लोज कॉम्प्रिहेंशन को हम कैसे बनाएं, क्योंकि आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये 26 से लेके कहाँ तक गया है, कितने क्वेश्चन हैं इसमें, और ये एनडीए वाला पेपर है आपका। तो 5 क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आप बताइए कि 200 नंबर में से 20 क्वेश्चन 10% हुआ कि नहीं हुआ, और इसमें ये क्लोज टेस्ट 2 था, तो कितना हो गया, 40 हो गया। तो 200 के नंबर में 40 अगर क्वेश्चन इसी का है तो 1/4 हुआ कि नहीं हुआ। और अगर हमने एक क्लास में इसको समझ लिया तो जाहिर सी बात है कि हमने 1/4 भाग पूरा समझ लिया। इसलिए कोई भी बच्चा हमारे पास आता है ना, तो उसको हम कहते हैं कि आप 2 साल पढ़ने वाले ज़रूर हैं, लेकिन हम आपको पास जो है 1 महीने में ही करने की पूरी प्रयास करेंगे, उसके बाद आप ट्राई करिएगा। लेकिन कुछ लोग डिसऑनेस्ट हो जाते हैं। डिसऑनेस्टी में कैसी डिसऑनेस्टी होती है, पूरा सीखने के बाद जो है ना वो भाग जाते हैं, हमें रिजल्ट ही नहीं मिलता, फिर सोचते हैं कि पढ़ लेंगे लेकिन होता नहीं है कुछ। तो ये थोड़ा सा मेरे को लगता है इसमें, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है, लोग सोचते हैं अब तो हमारा समझ में आ ही गया, इसमें ट्रैक पर आ ही गया इसमें, लेकिन आपको नहीं पता है इसमें बिल्ली और शेर की कहानी एक है। बिल्ली जो है शेर को ट्रेन करती है, तो ट्रेन करने के बाद शेर कहता है अब मैं तुम्हें खाऊंगा, तो बिल्ली पेड़ पे चढ़ जाती है, तो कहता कि अब मैं क्या करूं, कहता बेटा सब कुछ ना सिखाएंगे तुम्हें एक चीज़ वाला स्किल जो है ना पेड़ पे चढ़ने वाला शेर को नहीं पता है इसमें। तो उस समय जो है ना इस बात का ध्यान रखना है कि टीचर जो है हमेशा ही ऑफ़र करता है आपको, लेकिन स्टूडेंट अगर स्मार्ट हो जाए तो टीचर के पास अपने दूसरे स्किल्स होते हैं। तो इसलिए कभी ना सोचिए कि हमें ये समझ में आ गया, आप सोचिए कि समझते रहना है पास जब तक ना हो। ज़िंदगी है पूरा पढ़ने के लिए, और इस तरीके से हम पास हो सकते हैं। अच्छा, इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? ये बीच में जो लगता है ना, अरे आप तो ये हमारे समझ में आ गया, नहीं ऐसा नहीं। तो हम एक ट्राई करेंगे इसमें क्लोज टेस्ट बनाने में, कभी कभी या पैसेज बनाने में एक दूसरा एक मैंने सेक्शन देखा है जो कि स्टूडेंट्स के बीच में एक थोड़ा सा डाइवर्जन का पार्ट रहता है, क्योंकि ये क्लोज टेस्ट या पैसेज जो है आपका इंग्लिश का पेपर का है, और इसमें टॉपिक्स में कुछ बातें होती हैं जिसमें कि जर्नल अवेयरनेस या जर्नल स्टडीज़ की होती हैं, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे ज्योग्राफी की हो, चाहे कुछ भी हो। मान लीजिए एक पैसेज है जिसमें दिया हुआ आपका कि कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ वाशिंगटन DC, कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ वाशिंगटन। आपने कहा ये तो गलत हो गया, तो पैराग्राफ ही गलत है, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि ये पैसेज है। तो पैसेज में हमें नॉलेज के ऊपर ध्यान नहीं देना है। जैसे इसमें एक बात है जिसमें हम देखेंगे, इसमें एंग्लो मराठा वॉर, अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा सब्जेक्ट से जुड़ा है, ये तो पता चल रहा है ना हिस्ट्री से जुड़ा हुआ। अब हिस्ट्री से जुड़ा हुआ इसमें हम देखेंगे कहीं डेट भी लिखा हुआ है 1817, ठीक है। तो अब मान लीजिए एंग्लो मराठा वॉर में कुछ लोग यहाँ पर GS लगाना स्टार्ट कर दें, अरे एंग्लो मराठा वॉर तो 3 बार हुआ था, दूसरी बार ये हुआ था, तीसरी बार ये हुआ, अरे ये तो गलत हो जाएगा। इसमें गलत सही का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, ऐसे जगह पर आपको उसमें नॉलेज नहीं लगाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रामर का स्किल लगाना है जिससे कि ये सॉल्व हो जाए। क्लियर बात है? तो हम लोग क्लोज टेस्ट के लिए कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं, है ना। ये हेल्थ तो प्रैक्टिस है आपका। तो एक हेडिंग बनाते हैं क्लोज टेस्ट ऑब्लिक क्लोज कॉम्प्रिहेंशन। एग्ज़ाम का बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है ना। सोच लीजिए 1/4 इसी से आ जाएगा क्वेश्चन। तो क्लोज टेस्ट ऑब्लिक क्लोज कॉम्प्रिहेंशन करके ये टॉपिक कहा जाता है, क्लोज टेस्ट ऑब्लिक क्लोज कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट ऑब्लिक क्लोज कॉम्प्रिहेंशन। 2-3 रूल लिख लेते हैं ताकि आपको करने में, क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। रेडी हैं भी आप लोग? थोड़ा सा लाउड रहना है। रेडी हैं? yes, तो लिखना स्टार्ट करेंगे इसमें रूल्स। इसके रूल्स हैं कुछ जिसको हम समझेंगे। रूल नंबर 1 लिख लेते हैं। रूल नंबर 1 लिखते हैं इसको, क्लोज टेस्ट इज़ अ टाइप ऑफ पैसेज। ये एक पैसेज का टाइप होता है। क्लोज टेस्ट इज़ अ टाइप ऑफ पैसेज in which fill up the blanks are given। ये एक पैसेज का टाइप है जिसमें fill up the blanks दिए जाते हैं। क्या पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको? ये एक पैसेज है जिसमें कि fill up the blanks दिए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा पॉइंट लिखिए,
In this test, the given options, the given 4 options. In this test, the given 4 options are very near, oblique close to each other. Are very near or close to one another लिखे, क्योंकि 4 है तो one another लिखना. The given options are very close and near to one another. एक दूसरे से काफ़ी क्लोज रहते हैं. Therefore it is known as closed test. इसीलिए इसको क्लोज टेस्ट कहा जाता है. तो आपको पता चल गया पैसेज को क्लोज टेस्ट क्यों कहते हैं. पैसेज में हमें पढ़ना होता है, लेकिन क्लोज टेस्ट में ऑप्शंस को क्लोज से समझना होता है, इसलिए इसको क्लोज टेस्ट कहते हैं. आपको बेटा समझ में आ गया? ठीक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक हमें क्लोज टेस्ट और पैराग्राफ में अंतर ना पता चले तब तक इसको बनाने का समझ में नहीं आएगा. तो अब हमारे पास क्लोज टेस्ट आ गया, तो उसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं अब ये बात लिखना होगी. हेडिंग थोड़ा सा बना लेंगे इसमें. कवरिंग ग्रामर क्वेश्चंस, ये कहाँ कहाँ के ग्रामर के क्वेश्चंस को कवर करता है. कवरिंग ग्रामर पोर्शंस, ये पोर्शन मतलब कहाँ कौन से ग्रामर का पोर्शन ये कवर करता है मेजॉरिटी में. कवरिंग ग्रामर पोर्शंस अंडरलाइन कर लीजिए. नंबर 1 लिखेंगे आर्टिकल. ये आर्टिकल का पॉइंट कवर करता है, यानी आर्टिकल का रूल ए एंड द, ब्रैकेट में लिखेंगे ए एंड द. आर्टिकल का रूल ए एंड द से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें फंसते हैं आप. नंबर 1. नंबर 2 लिखेंगे रूल ऑफ एडवर्ब. रूल ऑफ एडवर्ब यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ऐसा करके कुछ क्वेश्चंस के साथ बन जाएगा, जिसमें एलवाई का रूल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें. नेक्स्ट लिखेंगे रूल ऑफ ग्रामर, सॉरी रूल ऑफ टाइम एंड टेंस. रूल ऑफ टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस के रूल के साथ भी बनता है, यानी कि किस में ईडी लगेगा, किस में ईडी नहीं लगेगा, उसके भी रूल के साथ ये एरर बनता है. नेक्स्ट लिखेंगे प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन के साथ भी इसके रूल्स के साथ पढ़ना पड़ता है. और सबसे लास्ट पॉइंट लिखेंगे अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हमें बाद में सिर्फ समझ के आधार पर इसको समझना होता है, क्योंकि 2 बातों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है उसमें से एक बात को चॉइस करना पड़ेगा. अच्छा एक काम करिए, थोड़ा सा मेरे को समझाने में हेल्प करिए थोड़ा सा, है ना. आप सभी मेरे को हेल्प करिए. अगर मैं कहूँ 2 स्टेटमेंट दूँ और आप मुझे बताइए कि मुझे क्या कहना चाहिए. आई शुड पास माई एग्ज़ाम, क्या कहा, और दूसरा मैंने कहा आई मस्ट पास माई एग्ज़ाम. क्लियर. अच्छा ये दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है कि नहीं? सही बात है. लेकिन अब मुझे बताइए कि आप अगर होते तो क्या कहते. मस्ट का मतलब है इंटेंसिटी ज़्यादा होना. तो इसीलिए मैंने कहा कि अब आपको सेंटेंस पढ़ के ये समझना होगा कि इसमें समझ मेरी क्या हो रही है ना. इसलिए अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन भी बड़ा ज़रूरी है. ठीक है. अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप कहेंगे सर शुड भी तो ठीक था, तो मस्ट क्यों लगा है. मस्ट क्या है, आपके नॉलेज और आपकी उस समय की इंटेंसिटी क्या है, सेंटेंस की इंटेंसिटी क्या है, वो उस पर डिपेंड करेगा. तो आपकी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड जो है एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन हर साल ही देखा है मैंने, हर साल देखा, इसलिए आप इस जगह पर फोकस करें. अब हम लोग बात करेंगे क्लोज टेस्ट के बारे में, और क्लोज टेस्ट को पहले समझेंगे, और समझने के बाद मैंने इसके बाद इसके 10 इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को लिया हुआ. वर्ड मीनिंग को लेने के बाद इसका सिनोनिम लिया हुआ और इसके सेंटेंस को बनाने के लिए दिया. इससे क्या होगा, आपका वोकेबुलरी पार्ट भी बढ़ जाएगा. ठीक है. और इसको हम लोग फिर बाद में रिवाइज़ करेंगे. तो सबसे पहले एक सेंटेंस को, पूरा पैसेज को देख लेते हैं. बीच में पूछने वाला हूँ संजीत से, संदेश से, करण सक्सेना से और उपलक्ष्य से. आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना. आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा. द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हैड स्कैटर्ड द डैश, जो भी ऑप्शन है, मराठा चीफ्स बट नॉट देयर स्पिरिट, द डैश, फ्रीडम रैंक्ड इन देयर हार्ट्स, दे मेड लास्ट, जो भी है इसमें, टू रिगेन देयर इंडिपेंडेंस एंड ओल्ड इन 1817 द लीड in organizing a united front of the Maratha chiefs was taken by the Peshwa, who was smarting under the dash control exercised by the British resident. अब ये सेंटेंस जो है एक कटा हुआ सेंटेंस है, फिल द ब्लैंक्स का सेंटेंस है इसमें. तो आप इस सेंटेंस के साथ सबसे पहले इसको लिखिए पहले, और उसके बाद हम वर्ड मीनिंग लिखेंगे ताकि लिखते लिखते आपको समझ में आ जाए. तो हेडिंग बनाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस. प्रैक्टिस क्लोज टेस्ट, ऐसा करके बना लेते हैं. प्रैक्टिस क्लोज टेस्ट, जितना जल्दी लिखेंगे हम डिस्कशन जल्दी स्टार्ट करेंगे. प्रैक्टिस क्लोज टेस्ट, लिखते लिखते याद होना चाहिए कि क्या बोल रहा है. सारे वर्ड आपके इजी हैं, और जो नहीं है मैं आपको वर्ड मीनिंग में भी लिखा रहा हूँ. जिनका पहले
हो जाएगा, उसके बाद से हम डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे ताकि राइटिंग स्पीड बढ़िया हो। तो आप जब तक लिख रहे हैं तब तक मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, सुनते भी रहना, ठीक है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो मराठा, एंग्लो मराठा वॉर के बारे में बात हो रही है। एंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज़ और मराठा का मतलब होता है मराठे। मराठे लोग कहाँ पे रहते हैं भारत में? महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र के मराठे लोग कहे जाते हैं। जैसे बिहारी बिहार के होते हैं तो मराठी महाराष्ट्र के होते हैं। तो एंग्लो मराठा का मतलब है कि कुछ ऐसे युद्ध हुए जो अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच में हुए। ऐसे युद्ध भारत में कितने हुए? तो 3 युद्ध हुए इसमें। तो 3 युद्धों में से एक युद्ध के बारे में बात की जा रही है। जाहिर सी बात है कि एक पहले के युद्ध में मराठा हार गए थे और हारने से उनकी शक्ति ख़त्म हो गई थी, उनका जो सम्मान था वो ख़त्म हो गया। अब जो है मराठों को लगा कि हमारा जो सम्मान पहले चला आ रहा था वो ख़त्म हो रहा है, अब हम ऐसे एक युद्ध में जाएं, क्योंकि ये बात हो रही है मराठाओं का एक ऐसा युद्ध जिसके बाद वो हार गए थे। अब उन्होंने सोचा कि दोबारा एक ऐसा युद्ध लड़ें जिसमें कि अपने अधिकार को हम दोबारा ले लें और हमारी स्थिति पहले जैसी हो जाए। यानी एक बार अगर कोई फेल हो जाए तो दूसरी बार क्या करेगा? वो पास होने के लिए पूरा दिमाग, पूरा एनर्जी लगा देगा ना। अब ये वही वाली मराठा का युद्ध के बारे में बात हो रहा है। यानी कि कुछ भी हो जाए, ये पहला युद्ध तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार हारने के बाद वाली युद्ध की बात हो रही है। कौन सा है इसके बारे में सोचने का ज़रूरत नहीं है आपको। तो मराठाओं ने सोचा कि भाई ऐसा है कि अब पूरी तरह से जी जान लगा देते हैं और अपना वही शक्ति, खोई हुई शक्ति और सम्मान को वापस ले लेते हैं। और अंग्रेज़ों के विरुद्ध इस लड़ाई को जो है उन्होंने पूरी तरह से एक हार्ट एंड सोल से लड़ने का प्रयास किया। तो इस तरीके से ऐसा कुछ वर्ड है जिसको आपको बोलने के बाद आप लिखने के समय आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। ऑप्शंस लिखें तो बहुत ध्यान से लिखेंगे, ऑप्शन सारे लिखना है, क्योंकि क्लोज टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑप्शंस, क्योंकि एक ऑप्शन दूसरे के काफ़ी क्लोज होता है। ताकि आप घर में भी जाके जो है, अभी इसमें आपको सिर्फ ऑप्शंस लिखना है, सिर्फ टिक करना है, ताकि घर में भी जब प्रैक्टिस करें आप इसमें तो वो टिक करने के बाद ये सही हो रहा है कि नहीं ये आपको पता चल जाए। तो किनका हो गया अभी तक? बहुत छोटा सा पैसेज है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन का तो पैसेज है सिर्फ, और 5 लाइन तो एक छोटा पैसेज होता है। आपको एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है राइटिंग स्पीड और अंडरस्टैंडिंग पावर की, और क्लास में जो है इस दोनों रिदम को बना के रखना ज़रूरी है। तो जितना अच्छा रिदम होगा उतना अच्छा आपको क्या मिलेगा? आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इसी पैसेज को कोई 1 घंटा बैठ के करेगा तो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं होगा, भले ही वो बना ले, और शॉर्टर पीरियड में करेगा तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। आपको कोई स्पेस नहीं छोड़ना है, सिर्फ कुछ ऑप्शंस लिख लेने हैं और ऑप्शंस में सिर्फ टिक करना है बस, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ये बात हो रही है। और ये टिक भी जो है जब मैं समझा दूंगा तो आपको खुद ही करना होगा। अब इस पैसेज में पूरा कुछ ऐसे वर्ड है जिनका यूज़ जो है बहुत अच्छे तरीके से किया गया, और मेरे हिसाब से वोकेबुलरी के टेस्ट में यानी कि सिनोनिम एंटोनिम में ये प्रयोग किए जा सकते। अभी हमने जो है मैंने इस टेस्ट को, वोकेबुलरी टेस्ट को डिज़ाइन करने के लिए वर्ड लिया है और 1-2-3 इसका सिनोनिम लिया है, और उसके बाद मैंने इसके सेंटेंस का फॉर्मेशन लिया है। तो आप जो है सारे सेक्शंस को मिलाकर इस टेस्ट को करने वाले हैं। तो क्या हम लोग वोकेबुलरी सेक्शन स्टार्ट करें? ठीक, थोड़ा सा जल्दी लिख लीजिए इसको। राइटिंग स्पीड थोड़ी सी फास्ट करनी ज़रूरी है, नहीं होगा तो फिर बहुत सारा सेक्शन नहीं हो पाएगा। आप में से किसी ने ये वाला पेपर वाला टेस्ट दिया था क्या? जिस एग्ज़ाम में ये टेस्ट पूछा गया था, ये पेपर दिया था किसी ने आप में से? हाँ ना तो बोल दीजिए। ये लास्ट टू लास्ट वाला एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर में से, तो नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है, इस चीज़ को देखना। देखिए ये वाला चीज़ तो आपके एग्ज़ाम में ही आता ना, ये हमने सिर्फ उसको लेके दिया है ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाए। अब हम हेडिंग बना लेंगे इसमें, वर्ड मीनिंग। अब देखिए आपको अपने नोटबुक में कैसे बनाना है, ध्यान रखिएगा। इसको मैंने बहुत सारे तरीके से समझा हुआ है,
एक वर्ड से कितना फ़ायदा होने वाला है सुनिएगा, पहले लिखना मत शुरू कर दीजिएगा। मान लीजिए वर्ड है आपका स्कैटर्ड, ठीक है, क्या वर्ड है? अब इस वर्ड के साथ आपका डिस्ट्रॉयड आ सकता है, क्रश्ड आ सकता है, डिवास्टेटेड आ सकता है। तो कहने का मतलब है ये 3 और 4 वर्ड तो एक वर्ड के साथ बनेगा। तो 4 वर्ड जो है अगर आप एक वर्ड से पढ़ेंगे और 10 वर्ड दे दिया मैंने तो कितना बन गया? 40 वर्ड बन गए। तो इस तरह से जो है मैंने सिनोनिम के सेक्शन को रखा है, इसका मीनिंग भी लिखना है और बाद में इसके सेंटेंस को बनाने का प्रयास करना है। तो आप इसी फॉर्मेट पे बनाएंगे और ये फॉर्मेट आपको जो है लॉन्ग लास्टिंग याद करने में हेल्प करेगा। सो नाउ गो अहेड। लिखते समय आपको पैसेज के जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो याद हो जाए। नोटबुक को आप अगर थोड़ा सा वर्टिकल की जगह हॉरिजेंटल कर लें तो आपको लिखने में आसानी होगी, सारे वर्ड एक साथ आ जाए। अदरवाइज़ छोटा छोटा हो जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा स्पेस लग जाएगा। बाकी आपका चॉइस है लिखने का। आप चाहें तो सेंटेंस ना बनाएं, लेकिन यहाँ पर मीनिंग और सिनोनिम 3 पार्ट को ज़रूर करें। सेंटेंस आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मीनिंग और सिनोनिम। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, स्कैटर्ड लिखते हैं और डिस्ट्रॉयड और क्रश्ड लिख लेते हैं, जबकि हमें पता नहीं है स्कैटर्ड का मतलब कम्प्लीटली, डिस्ट्रॉयड और ब्रोकन, ये इसका मतलब हुआ, और इसी मतलब का सिनोनिम हमारा ये हो सकता है। तो ये तीनों वर्ड का पैटर्न ज़रूरी है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे ज़रूरी है। तो आपको तीन स्टेज में इसको लिखना है इसमें, जिससे कि हम लोग इसको मैक्सिमम गेन कर पाएँ। लिखने वाले सेक्शन में आपकी स्पीड अगर अच्छी होगी तो फिर हमारा गेन ज़्यादा होगा। अभी समझना नहीं है, अभी लिखना है सिर्फ, तो थोड़ा सा फास्ट चल सकते हैं हम लोग। मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है के साइज़ क्लियर है, ये ऐसे बड़ा कर दें, ठीक है कि नहीं है? आपको ये 3 सेक्शन लिखना है, वर्ड लिखना है, मीनिंग लिखना है और सिनोनिम लिखना है। सेंटेंस आप बना लीजिएगा, सेंटेंस कोई बड़ा चीज़ नहीं है इसमें। CAPF के एग्जामिनेशन में मीनिंग और सेंटेंस बनाना दोनों ही कहा जाता है, तो इसलिए जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें तो एग्ज़ाम के सारे फॉर्मेट लेके चलने हैं। तो सेंटेंस बनाने के ऊपर आप अपना थोड़ा सा स्किल यूज़ कर लीजिएगा। आजकल के एग्ज़ाम में देख रहा हूँ कि एग्ज़ाम के वर्ड हार्ड नहीं पूछे जाते, लेकिन उनका वर्ड तो इजी होता है लेकिन उनका सिनोनिम हार्ड हो जाता है। तो ये वाला सेक्शन, जैसे कि मान लीजिए ऑटोनॉमी दे दिया आपको और उसका मीनिंग इंडिपेंडेंस होगा, तो ये वाला वर्ड हार्ड हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंस समझ में आ रहा है लेकिन ऑटोनॉमी इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। वैसे समय में हमें इस लेवल पर थोड़ा सा नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। आप लोगों को मेरा इंस्ट्रक्शन ये है कि जो भी हमारा इवनिंग टेस्ट का शेड्यूल चल रहा है अभी, उसमें दिए गए जो इन्फॉर्मेशन है और जो क्लास में जो कंटेंट चल रहे हैं, इसको मिलाकर आपको जो है अपने टेस्ट में शामिल करना होगा। जो स्ट्रेंथ के शेड्यूलिंग्स हैं उसमें आपका ये सेक्शंस होना ही चाहिए, दैट इज़ अ मस्ट पार्ट, क्योंकि ये सब जो है हमने प्रोफेशनली डिज़ाइन किया है पास होने के लिए। तो आप अपना सेशन यूज़ कर सेक्शन लगाना चाहते हैं अलग बात है, लेकिन ये प्राइमरी होने चाहिए। जैसे वर्ड मीनिंग आप दे रहे हैं इसमें तो 40 तो हमने दे ही दिया इसमें। अब आप क्या करिए इसमें कि यूनाइटेड की जगह पर जो है इसमें कंबाइंड का वर्ड लिख दीजिए, लिबर्टी डाल दीजिए, स्टेम डाल दीजिए, कुछ ऐसा वर्ड डालिए जो इससे जुड़ा हुआ है ना, ताकि वो बच्चों को ये पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़े, है ना। क्योंकि लिखने के बाद आपको याद करने का सेक्शन आपको कंपलसरी होना चाहिए और इसके बाद फिर अपने क्वेश्चन और डालिए, लेकिन ये भी इसका पार्ट होना चाहिए।
तो क्या हम रिजिड तक पूरा कवर कर पा रहे हैं? चलिए, अब हम लोगों को डिस्कशन में जाना है, जो कि आपका पैसेज है। अब आप ट्राई करेंगे, सभी लोग ट्राई करेंगे, उसका वर्ड मीनिंग पता चल चुका है। ये आपका प्रैक्टिस सेशन होता है। प्रैक्टिस सेशन से हम लोगों को लगता है कि भाई हर दिन हम लोग पूरे पेपर का 1/4 तो हमेशा रेडी हैं। ये सोच का डेवलपमेंट होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले ही कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसका प्रैक्टिस रेगुलर होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। अब आप देखिए, इसमें सारे पैसेज पढ़िए। इसमें द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हैड स्कैटर्ड, मीनिंग आपको पता है स्कैटर्ड का। इसमें द, आप क्या लिखना चाहेंगे? तो जिसने लिखा है इसमें देखिए, चलिए मैं दोनों को ले रहा हूँ, डिग्निटी भी है और पावर भी है। डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान, है ना, सम्मान। और ये डिग्निटी जनरली जो है वो व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल के लिए जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल की जगह पर यहाँ पर बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की, मराठा एम्पायर की बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर ये पावर वाला वर्ड जो है ये ज़्यादा सूटेबल फिट होगा, ठीक है, क्योंकि क्लोज है तो जाहिर सी बात आपने जो सोचा वो भी गलत नहीं है, ठीक। दूसरे क्वेश्चन में आ जाएंगे एक बार। मराठा चीफ बट नॉट देयर स्पिरिट। देखिए, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो है स्कैटर्ड हो गया था, वॉर में स्कैटर्ड हो गया था। क्या स्कैटर्ड हो गया था? मराठाओं की शक्ति स्कैटर्ड हो गई थी, है ना, शक्ति सम्मान दोनों ही, लेकिन शक्ति स्कैटर्ड हो गई थी। मराठा चीफ बट नॉट देयर स्पिरिट, लेकिन उनका उत्साह जो है वो ख़त्म नहीं हुआ था। द, आगे बताइए क्या लिखेंगे? द डैश ऑफ फ्रीडम रैंक्ड इन देयर हार्ट्स। क्या डिसअपेरेंस मतलब क्या है? डिसअपेरेंस क्या है? किस चीज़ का डिसअपेरेंस? कहाँ लिखा है? फ्रीडम का डिसअपेरेंस होता है क्या? सबसे पहले देखिए इसमें द डैश फ्रीडम रैंक्ड इन देयर हार्ट्स, द लॉस ऑफ देयर फ्रीडम। क्या चीज़ का नुकसान हुआ था? उनकी आज़ादी का नुकसान हुआ था। डिसअपेरेंस तो गायब हो जाने की बात हो रही है, तो लॉस ऑफ देयर फ्रीडम करके वर्ड सही है। डिसअपेरेंस अगर है तो मान के चलिए कि इसका क्लोज एसोसिएशन बन रहा है। हालांकि मेरे हिसाब से तो डिसअपेरेंस दूर दूर तक नहीं जा रहा है ना, ऐसा डिसअपेरेंस नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई युद्ध में हार जाए, युद्ध में कोई हार जाए तो उसका पावर डिसअपेयर होगा कि पावर ख़त्म होगा? ख़त्म होने की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर लॉस की ही बात होगी इसमें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर लॉस होगा। फ्रीडम रैंक देयर हार्ट, दे मेड ए लास्ट। उन्होंने क्या मेड किया? लास्ट। आपको मैंने वर्ड मीनिंग में लिखाया है, इसको ध्यान रखिए। कैसा अटेम्प्ट था? स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर होता है, डेस्परेट का मतलब क्या होता है? फाइनल। दोनों वर्ड देखिए, मतलब जाहिर सी बात है ये भी तो इसका मतलब होगा स्ट्रॉन्ग, लेकिन डेस्परेट का मतलब होता है फाइनल अटैक। क्योंकि मराठाओं दूसरे युद्ध में हारने के बाद अब लग रहा था कि अब पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए, तो अब उन्होंने सोचा कि एक अंतिम प्रहार करते हैं। अंतिम प्रहार करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग प्रहार करते हैं, क्योंकि मराठा तो 2 युद्ध हार ही चुके थे, तो उनके पास अब तो अपने अस्तित्व की रक्षा करने का चीज़ बचा हुआ था। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाला चीज़ ज़्यादा सूट नहीं करेगा। क्या करेगा? अंतिम प्रहार करेंगे, अंतिम प्रहार और एकदम घातक प्रहार करेंगे, ऐसा वाला चीज़ है। तो इस तरीके से आपका डेस्परेट वाला सेक्शन ज़्यादा सही। क्या मेरी बात आपको समझ में भी आ रही है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि रट रहे हो तुम लोग? समझने का तरीका, वर्ड मीनिंग बता दिया ना मैंने। डेस्परेट देखिए क्या मीनिंग लिखा है। व्हाट इज डेस्परेट का वर्ड मीनिंग क्या है? तो जाहिर सी बात है दोनों हारने के बाद अब उसका एक्सट्रीम स्थिति आ चुका है ना, तो एक्सट्रीम वाला सेक्शन हो रहा है। अब हम आगे जाते हैं। रिगेन देयर इंडिपेंडेंस एंड ऑल। सभी लोग डिसाइडेड है क्या? ओल्ड प्रेस्टीज इन रिबेलियन नहीं, आर्मी नहीं, बिल्कुल सही जवाब है आपका ओल्ड प्रेस्टीज इन 1817। द लीड जो भी कर रहे थे इन ऑर्गेनाइजिंग द यूनाइटेड फ्रंट ऑफ मराठा चीफ्स वाज टेकन बाय पेशवाज हु वाज स्मार्टिंग अंडर द किसका ब्रिटिश कंट्रोल कैसा था? तो बिल्कुल रिजिड इज़ द करेक्ट आंसर। तो जिसको मैंने टिक लगाया उसको टिक लगा दीजिएगा और घर में जाके इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। हमने आपके इस टॉपिक के साथ कितने नंबर का सेशन करा दिया? इसके साथ हमने
200 नंबर में से 60 नंबर का सेशन कराया। आप कहें कैसे? 40 नंबर का क्लोज टेस्ट और वर्ड मीनिंग भी तो करा दिया ना। वर्ड मीनिंग को कैसे पढ़ना है मैंने आपको बताया। वर्ड पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है और तब सिनोनिम पढ़ना है। ऐसा नहीं कि वर्ड का सिनोनिम लेकर रख लीजिए और फिर याद करने का तरीका लेके चलें। अब आप हेडिंग जल्दी से बनाइए अपने ग्रामर का। आज हम अपने ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच के लास्ट पार्ट में जा रहे हैं, जिसको समझने का प्रयास करेंगे। और लास्ट पार्ट है आपका इंटरजेक्शन। इससे भी क्वेश्चंस एक पक्का आ जाता है। और सोचिए 4 नंबर किसको ख़राब लगता है? एक क्वेश्चन पक्का आजकल देख रहा हूँ मैं आ जाता है और इससे बहुत अच्छा आपका एक स्कोप बन जाता है। तो हेडिंग बनाएंगे ग्रामर, और ग्रामर के साथ बनाएंगे ग्रामर में भी इंटरजेक्शन चल रहा है। तो सबसे पहले कहानी के रूप में समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको लिखाऊंगा। लिखने के लिए मैंने आपके लिए स्लाइड बनाया हुआ ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और कुछ दूसरे की नोटबुक को ना देखें। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरजेक्शन, तो हमेशा ध्यान रखिए। आदित्य इधर देखिए, इधर उधर नहीं, इधर सिर्फ इधर देखना आपको। व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरजेक्शन, इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सडन इमोशन। कुछ ऐसी बात है जिसमें सडन इमोशन हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको जो है बैठे बैठे आपका बेंच गिर जाए तो आप कहेंगे आउच, ठीक है। और मान लीजिए किसी ने कुछ चोट पहुंचा दी, ओह क्या कर दिया, ऐसा कर, कोई ऐसा वर्ड जो कि स्पॉन्टेनियस हो, सडन हो। पैर ऊपर करके बैठे भैया, अरे महान आदमी, ऐसा काहे कर रहे हैं, ठीक से बैठिए। तो सडन इमोशन को क्या कहते हैं हम लोग? इंटरजेक्शन। तो एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस ऐसा है जिसमें कि सेंटेंस में मार्क ऑफ पंक्चुएशन सुने हैं आप लोग? पंक्चुएशन जिससे कि सेंटेंस में कॉमा, फुल स्टॉप ये सब दिया जाता है। सेंटेंस में कोई भी ऐसा वर्ड जो पंक्चुएशन कहा जाता है और ह्यूमन बीइंग के सडन इमोशन को बताता है, उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को प्रोड्यूस किया जाता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो इमोशंस बड़े होते हैं, सडन बड़े इमोशंस होते हैं, वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से होते हैं। और जो इमोशंस छोटे होते हैं उसको कॉमा से भी किया जाता है। दोनों ही तरीके में जब भी हम इमोशंस को, सडन इमोशंस को प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो कॉमा यूज़ हो जाए जिसको हम नाउन में चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और ये मार्क ऑफ इंटरजेक्शन यूज़ हो जाए, इन दोनों में ही ग्रामर के बेसिक रूल यूज़ नहीं होते। ग्रामर का बेसिक रूल क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पर लिखा राम और यहाँ पर हमने कॉमा लगा दिया, तो राम सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। तो राम यहाँ पर सिंगुलर तो होना चाहिए था रीड्स, लेकिन ये रीड्स गलत हो जाएगा, अब यहाँ पर होगा रीड। क्यों? क्योंकि कॉमा या इंटरजेक्शन लगाने के बाद ग्रामर का रूल फॉलो नहीं होता, वो सीधे V1 के साथ चला जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको आ रही है समझ में? इस बात का ध्यान रखना। तो इंटरजेक्शन का मतलब होता है सेंटेंस में ह्यूमन बीइंग के सडन इमोशंस के बारे में बात करना, और ये सडन इमोशंस जो होती हैं प्रोड्यूस करने के लिए मार्क ऑफ इंटरजेक्शन का यूज़ किया जाता है, जो कि सेंटेंस में, ग्रामर में अभी तक में हम लोग पंक्चुएशन मार्क के साथ पढ़ते हैं। हालांकि मार्क ऑफ इंटरजेक्शन के साथ कभी कभी छोटे इमोशंस को बताने के लिए कॉमा का भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये काम हो गया, राम एग्ज़ाम में पास हो गया, राम पास हो गया, तो राम कॉमा पास द एग्ज़ाम। तो राम के बाद ये कॉमा अगर लगा दिया ना, तो राम के साथ सरप्राइज़ हो गया ना अब। तो ऐसा करके जो छोटे मोटे सरप्राइजेज हैं या छोटे मोटे इमोशंस हैं, उनको हम कॉमा से लगाएंगे, और जो इमोशंस बड़े रेंज में चले जाएंगे उनको मार्क ऑफ इंटरजेक्शन से लगाएंगे। और दोनों ही के साथ एक कॉमन सा रूल ये जुड़ा हुआ है कि इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा? वी, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तभी भी V1 होगा, प्लूरल होगा तभी भी V1 होगा। तो V1 का मतलब क्या हो? V1 हमेशा ही प्लूरल होता है। V1 क्या होता है? जैसे राम रीड्स हो जाता है तो S लगने से सिंगुलर बन गया, और वी रीड का मतलब होता है V प्लूरल है तो रीड होने प्लूरल। तो कहने का मतलब मार्क ऑफ इंटरजेक्शन के साथ आने वाला वर्ब क्या होता है? V1। तो इस तरीके से एक बेसिक हो गया सेक्शन ये, और इसके बाद जो है हम कुछ सेक्शन को एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के साथ, टेस्ट के साथ सॉल्व करेंगे। अब मैं चाहूँगा कि आपको लिखना बहुत आसान बना दे, और इस जगह पर आप थोड़ा देखिए क्या लिखेंगे। हेडिंग बनाएंगे इंटरजेक्शन और लिखेंगे, एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड